अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे टर्की के बारे में, टर्की की कंडीशंस के बारे में और जो इलेक्शंस टर्की के अंदर आजकल हो रही हैं। हम इस वीडियो के अंदर उन इलेक्शंस का थोड़ा सा जो है वो एक पहलू जानेंगे और हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स तैयब उर्दुगान के सामने खड़े हुए हैं वो कैंडिडेट्स कौन से हैं और आखिरकार उनके अंदर इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि वो एक डिक्टेटर के सामने जाके खड़े हुए हैं। मैंने वर्ड यूज़ किया है डिक्टेटर का, तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने ये डिक्टेटर का वर्ड यूज़ क्यों किया है। देखें, अगर आपको याद हो कि 2022 के अंदर जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ने बगावत की थी तुर्किया के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जो कि तैयब उर्दुगान थे। उस टाइम पे जो तैयब उर्दुगान थे वो अपनी वेकेशंस पे गए हुए थे आउट ऑफ कंट्री। तो जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ने क्या किया है कि पीछे से मिलिट्री ने बगावत कर दी और बगावत करने के बाद ये रेडियो स्टेशंस पे जाके ऐलान कर दिया कि जो तैयब उर्दुगान की हुकूमत है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी जो हमारी यानी कि जो मिलिट्री की हुकूमत है वो जो है वो तुर्की के ऊपर नाफिज हो गई है। लेकिन इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से तैयब उर्दुगान ने डील किया है और उसके बाद जो एयरफोर्स थी, एयरफोर्स की हेल्प की वजह से जो तैयब उर्दुगान हैं वो कनकर करने में कामयाब हुए इस बगावत को। तो बेसिकली इस चीज़ के बाद हुआ क्या, इस चीज़ के बाद ये हुआ कि जो तैयब उर्दुगान हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक रेफरेंडम जो है अपनी पब्लिक के सामने एक पब्लिक रेफरेंडम जो है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें थी कि उनको वोट जो है वो कास्ट करना था। जो एक क्वेश्चन था उसके लिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि तैयब उर्दुगान जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो टर्की के अंदर लाना चाह रहे थे। लेकिन ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह नहीं था जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है या फिर होता रहा है। इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज़ डिफरेंस थी, ये जो मेन चीज़ यहाँ पे डिफरेंस के लिए आती है सामने, वो ये है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है जिसके पास पावर्स होती हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती, ये तो हम सबको मालूम है, ठीक। लेकिन टर्की के अंदर क्या ख़ास चीज़ थी और इस चीज़ का डिक्टेटरशिप के साथ क्या ताल्लुक़ है। देखें, जो प्रेसिडेंट है यानी कि तैयब उर्दुगान, उन्होंने क्या किया है कि जो रेफरेंस वो लेके आए थे पब्लिक के सामने, उसके अंदर ये था कि जो प्रेसिडेंट होगा टर्की का, वो क्या करेगा कि उसके पास सारी ही पावर्स होंगी। वो जो कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उन जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और उसके बाद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो जो प्रेसिडेंट है वो हेड करेगा और उसके बाद वही अपॉइंट करेगा और उसकी मर्ज़ी होगी कि वो जब भी चाहे किसी भी जज को, किसी भी मिलिट्री के स्टाफ को अपनी सीट से जो है वो दस्तबरदार कर सकता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि किसी भी कोर्ट के फैसले के ऊपर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फैसला है वो फैसला एक अलग ही रुख जो है वो लेके और सामने आता है। इसका मतलब ये है कि अगर इवन जो सुप्रीम कोर्ट है टर्की के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दे दिया, अगर वो फैसला प्रेसिडेंट के सामने आता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उस फैसले को जो है वो कलअदम करार देकर और वो खुद जो भी चाहेगा वो फैसला जो है वो मुकर्रर कर सकता है। तो ये चीज़ जो है वो रेफरेंडम के अंदर थी जो कि तैयब उर्दुगान ने पब्लिक के सामने रखी थी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो पब्लिक है, पब्लिक ने इस रेफरेंडम को सपोर्ट किया है और सपोर्ट करने के बाद जो 51 to 52% जो वोट्स है वो वोट्स आए हैं इस रेफरेंडम के हक़ में, यानी कि जो तैयब उर्दुगान थे उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल गई। और उसके बाद वो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो सारी चीज़ें तैयब उर्दुगान के पास थीं और अब तक हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में ये कि वो एक डिक्टेटरशिप ही चला रहे हैं टर्की के अंदर। और जो टर्की का इनका ख्वाब था कि जो पुरानी टर्की है, जो सल्तनत उस्मानिया है, उसको हम बहाल करेंगे, वो ख्वाब क्या हमें इस इलेक्शन के बाद टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस इलेक्शन में जहां तैयब उर्दुगान खड़े हुए हैं, तारीख में पहली मरतबा उन्होंने 50% वोट हासिल नहीं किए हैं। तो टर्की का एक सिंपल रूल ये है कि टर्की में जब भी इलेक्शन होती है
तो फॉर एग्जांपल कि अगर दो पार्टीज आमने सामने खड़ी हुई हैं तो किसी भी एक फ़र्द को या फिर किसी भी एक पार्टी को पूरे 50% वोट्स जो हैं वो एनी हाउ चाहिए होते हैं इलेक्शन विन करने के लिए, ठीक। तो अगर 50% वोट्स नहीं हुए और 51 से थोड़ा सा भी कम हुआ जैसे कि ताइब एर्दोगान का था, तो फिर क्या होगा कि फिर इलेक्शन का एक दूसरा राउंड होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है कि एक राउंड हुआ है, लेकिन उस एक राउंड के अंदर जो ताइब एर्दोगान है वो 50% वोट्स जो है वो हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं और उन्होंने 49.5 समथिंग वोट्स जो हैं वो इस इलेक्शन के अंदर हासिल किए हैं। तो अभी देखने की बात यह है कि जब सेकंड मरहला आएगा इस इलेक्शन का, तो सेकंड मरहले में क्या चीज़ें होती हैं और हमें क्या क्या और नई चीज़ें जो हैं वो टर्की के अंदर, टर्की की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो देखने में आती हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।